नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सचिन और आज हम एंशिएंट हिस्ट्री की मतलब प्राचीन भारत के इतिहास की क्लास को करने वाले हैं। ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम प्राचीन भारत के अंतर्गत पाषाण काल को पढ़ेंगे, जिसमें आप पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और बाद में आप ताम्र पाषाण काल एवं महापाषाण काल के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो इतिहास को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं स्पष्ट कर दूं। हमारी ये जो क्लासेस हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में इस क्लास को करने के बाद बैठते हैं, आप चाहे यूपीपीसीएस का दें, चाहे एसएससी का दें या कोई अदर एग्ज़ाम्स हों, ठीक, उसमें आपके जो सवाल हैं अगर इन टॉपिक्स से आते हैं तो बहुत ही कम चांस हैं कि वो छूटें और इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या वही है जो हम सोचते हैं कि दो राजाओं की लड़ाई में कौन जीता कौन हारा, किसने किसको मारा, किसने किसकी ज़मीन छीनी झपटी, क्या यही इतिहास है या कुछ और है? लेकिन मेरी नज़र में इतिहास सिर्फ तथ्यों का, फैक्ट्स का पुलिंदा नहीं है। इतिहास से हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। उस समय के कल्चर के बारे में जानने को मिलता है, उस समय के लोगों के रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराएं और उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उन सब के बारे में जानने को मिलता है। तो यहाँ इतिहास क्या है, इसकी डेफिनेशन है, इसे समझते हैं। तो इतिहास क्या है? वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन। तो वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन, ये क्या है? इतिहास है। अब यहाँ समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए कि इस बात का, वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन, ये जो हमने बात कही, इसका मतलब क्या है? तो उदाहरण देखें तो यहाँ पर अशोक का उदाहरण ले सकते हैं हम। जैसे कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद जीव हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि कलिंग के युद्ध में कई सारी मृत्यु हुई थी, मतलब कई सारे लोग मारे गए थे। इसलिए उसने क्या किया, उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने जीव हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। अब यहाँ पर ये बात डिबेट की है कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ या फिर उसकी स्ट्रैटेजी थी, उसने क्यों जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया, क्यों बौद्ध धर्म का प्रसार किया उसने, ठीक है, ये अलग बात है। जब हम अशोक को पढ़ेंगे तो इस बात को समझेंगे। यहाँ पर इसने जीव हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। हमने अशोक के बारे में पढ़ा और ये बात भी पढ़ी, तो हमने कहा कि वो वन्य जीव संरक्षण पर बल दे रहा है। तो हमने क्या कहा? वन्यजीव संरक्षण पर अशोक बल दे रहा है। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी किसी जगह एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में ही, कि सती प्रथा और नरबली प्रथा हमारे समाज में प्रचलित थी। लेकिन हमने कहा ये तो बड़ा ही कुप्रथाएँ थी, इनसे बड़ा मानवाधिकारों का हनन होता था। ये बहुत कुरीतियाँ थी, बहुत बड़ी। मतलब किसी महिला की पति की मृत्यु के बाद उसको अपने पति की चिता पर जिंदा जलना पड़े, इसको हम सती प्रथा कहते हैं। ये बहुत बड़ी एक कुरीति थी। तो यहाँ पर क्या है? मानवाधिकारों की बात आ रही है। तो हम यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण और मानवाधिकार की जो बात कर रहे हैं, क्या ये उस समय भी लागू होते थे? नहीं। सती प्रथा और नरबली प्रथा जिस टाइम पीरियड की बात है, उस टाइम पीरियड में ये चीज़ें नॉर्मल थी। पर्दा प्रथा आज भी बहुत सारी जगह नॉर्मल है, समझे? तो हम इतिहास का या फिर अतीत का अध्ययन किसके बेस पे कर रहे हैं? आज की जो अवधारणाएं हैं, आज के जो कॉन्सेप्ट हैं, आज के जो विचार हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने समझ लिया कि इतिहास क्या है, कि वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन, और इसका मतलब भी समझ लिया। अब इतिहास लेखन क्या है? तो हमने वर्तमान के प्रकाश में अतीत के अध्ययन किया, और जब अध्ययन करने के बाद हमने उसकी व्याख्या की, तो उसी को हम कहते हैं इतिहास लेखन। हमने अतीत की व्याख्या वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में की, तो उसको हम क्या कहेंगे? इतिहास लेखन। अब ये जो व्याख्या है वो अलग अलग भी हो सकती है। कैसे अलग अलग हो सकती है? मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं होली का। तो होली अपने देश में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। अब यहाँ पर कोई ऐसा विदेशी पर्यटक आ गया है जिसे होली के बारे में बिल्कुल नहीं पता और घूमने आ गया होली वाले मौसम के टाइम पर। उस पर किसी ने कीचड़ फेंक दिया, किसी ने रंग लगा दिया, किसी ने कुछ कर दिया। वो अपने देश में जाके क्या कहेगा कि बड़ा गंदगी से लोग रहते हैं, बड़े बदतमीज़ लोग हैं वहाँ के, कीच वगैरह फेंक देते हैं। उसे नहीं पता कि इंडियन कल्चर है ये। अब इंडिया का जो इतिहासकार होगा या इंडिया का जो पर्सन होगा वो क्या लिखेगा होली के बारे में? ये हमारी कल्चर है, हम बरसों से इसको
मनाते आ रहे हैं, इसमें रंगों का प्रयोग किया जाता है, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये सब चीज़ें इंडियन जो लोग होंगे वो कहेंगे, विदेशी क्या कहेगा, हाँ बहुत गंदगी है। ऐसे ही इसमें क्या हुआ, अंतर आ गया, ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है, किसके बारे में, होली के बारे में। वैसे ही ट्राइबल कल्चर्स जो होती हैं, बहुपति प्रथा आपने देखा होगा, कई सारी ट्राइबल कल्चर्स में होती है कि एक पत्नी, एक जो स्त्री है वो कई सारे पतियों को रख सकती है। तो अब कहोगे ये कैसी अजीब प्रथा है, तो हमें अजीब लग सकता है, लेकिन जो इसको फॉलो कर रहे हैं उनके लिए अजीब नहीं है ना। तो व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, ऐसे ही इतिहास की भी कई सारी व्याख्याएं की गई। अब यहाँ पर हमने समझ लिया इतिहास क्या है, इतिहास लेखन क्या होता है। अब इतिहास लिखा कैसे जाता है, कि इतिहास की जानकारी कैसे पता चलती है कि उस समय क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। तो देखिए, इसके लिए स्रोत होते हैं। तो स्रोत कौन कौन से हैं, स्रोत हैं आपका, एक है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। जैसे हमने कोई प्राचीन किताब को पढ़ा, तो जब प्राचीन किताब को पढ़ेंगे तो उसके साहित्य में उस समय की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इन सब चीज़ों का भी कहीं ना कहीं वर्णन मिल ही जाता है। तो साहित्यिक स्रोत से हमें कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं। ऐसे ही पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत, जैसे कहीं पर हमें कोई खंडर मिला, उस खंडर के अंतर्गत आपने देखा बहुत पुराने टाइम के बर्तन रखे हैं और उस समय के कपड़े वगैरह रखे हैं, वहाँ पर कंकाल मिले हैं, ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत में आप सिक्के देखेंगे, मृदभांड देखेंगे, भवन देखेंगे, स्मारक देखेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो हम इसके आधार पर उस समय के सामाजिक और जो राजनीतिक व्यवस्था है उन सब के बारे में भी पता कर सकते हैं। तो इतिहास के पुनर्निर्माण के दो स्रोत हमने पढ़े, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत दो प्रकार के साहित्य आपको देखने को मिलेंगे, एक देसी साहित्य, दूसरा है विदेशी साहित्य, ठीक है। तो देसी साहित्य और विदेशी साहित्य। अब देसी साहित्य किसे कहेंगे, जो हमारे देश के लोगों ने अपने देश में रहकर किया। विदेशी विवरण की अगर हम बात करें तो जो विदेश से इंडिया में लोग घूमने के लिए आए, या शिक्षा के उद्देश्य से आए, या फिर अपने धर्म के प्रचार के लिए आए, या फिर किसी आक्रमणकारी के साथ में आए, तो उन्होंने यहाँ आकर जो अपना विवरण लिखा उसको हम कहेंगे विदेशी विवरण, ठीक है। सबसे पहले हम देसी साहित्य के बारे में समझते हैं। देसी साहित्य के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है धार्मिक साहित्य, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, ठीक है। अब धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य इसे समझते हैं। सबसे पहले समझिए धार्मिक साहित्य। तो जिस साहित्य में धर्म से जुड़ी हुई बातें की गई उसको हमने कहा धार्मिक साहित्य, और जिसमें धर्म से इतर बातें की गई उसको हमने कहा धर्मनिरपेक्ष साहित्य। जैसे कि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत देखें हम तो ब्राह्मण साहित्य में आपके वेद आते हैं, उपनिषद, पुराण, आरण्यक, रामायण, महाभारत और भगवद गीता, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे ही बौद्ध साहित्य की अगर बात करें, जब बौद्ध धर्म चालू हुआ था उसके बाद उसके साहित्य का भी निर्माण हुआ, तो त्रिपिटक, बुद्ध चरित, दिव्यावदान, ललित विस्तार, ये सारी पुस्तकें भी सामने आई। जैन साहित्य के अंतर्गत बात करें तो भगवती सूत्र, आचार रांग सूत्र, भद्रबाहु चरित, कल्पसूत्र, ये सभी चीज़ें आई, ठीक है। तो ये क्या है हमारे, ये हैं हमारे धार्मिक साहित्य। अब इनके बारे में मैंने यहाँ पर आपको केवल एक जानकारी दी है। आगे हम जैसे ही वैदिक काल पढ़ेंगे तो वेद, उपनिषद, इनके बारे में पढ़ेंगे। जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तब इन सब के बारे में पढ़ लेंगे। जब हम जैन के पढ़ेंगे तब इन सब के बारे में पढ़ लेंगे। ऐसे ही आगे जितने भी टॉपिक आएंगे उनमें हम डिटेल से ये सारी चीज़ें जानेंगे। जो भी मैं इस टॉपिक में पढ़ाऊँगा, जो शॉर्ट में छोड़ दी जाएंगी, वो आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको डिटेल से पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में बात करते हैं तो इसमें कई सारी रचनाएं हुई हैं हमारे देश में, जिनका विषय धर्म से हटकर और समाज से और राजनीति से, अर्थशास्त्र से, ऐसी कई सारी रचनाएं हैं जिनमें चिकित्सा से, इन सब से मिला जुला है, ठीक है। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत आप यहाँ पर देखेंगे अष्टाध्यायी, इसकी रचना पाणिनि ने की। अर्थशास्त्र, जिसकी रचना कौटिल्य ने की। अर्थशास्त्र एक पॉलिटिकल साइंस, मतलब राजनीति से जुड़ी हुई एक किताब है। महाभास, हर्षचरित,
राजतरंगिणी और संगम साहित्य जो कि दक्षिण भारत से संबंधित है, और कालिदास के ग्रंथ ये भी धर्मनिरपेक्ष साहित्य की कैटेगरी में आते हैं। अब हम विदेशी विवरण के बारे में समझ लेते हैं। ऐसा विदेशी विवरण जो यहाँ पर विदेशी लोग आए, उन्होंने भारत के बारे में कई सारी चीज़ें कहीं, अपनी किताबों को लिखा। जैसे कि यूनान से कौन कौन आया, तो यूनान से पहला आप देखोगे यहाँ पर लिखा है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज, इसकी किताब थी इंडिका। क्या नाम था उसका? इंडिका। ठीक है, इंडिका इसकी किताब का नाम था, जिसमें इसने भारत के बारे में कई सारी बातें बताई हैं। प्लिनी, निरियाकस। ठीक है, चीन से आने वाले यात्रियों के बारे में अगर हम बात करें तो फायान, हुइनसांग। हुइनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम पर। हर्षवर्धन कन्नौज के राजा थे। कहाँ के राजा थे? कन्नौज के राजा थे। जब हम हुइनसांग को पढ़ेंगे तब हर्षवर्धन का इसका जो हुइनसांग का जो वर्णन है उसके बारे में भी समझ लेंगे और हर्षवर्धन को भी समझेंगे। अरब से आने वाले जो यात्री थे उसमें सुलेमान, अल इदरीसी, अल बरूनी, ये सब थे। अल बरूनी जो था महमूद गजनबी के साथ में आया था, और इसकी किताब का जो नाम है वो है तहकीक ए हिंद। क्या नाम है? तहकीक ए हिंद। ठीक है, इसकी किताब का नाम क्या है? तहकीक ए हिंद। और हुइनसांग की किताब थी CUK, या फिर आप कहो CU की। ठीक है, CU की ठीक है, क्योंकि यही किताबों में लिखा है CU की। फाहियान जो था ये चीन से आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आया था, जो कि किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से संबंधित हैं। और यहाँ पर आप देखोगे मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया था, जो कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक राजा थे। ठीक है, तो हमने मेगस्थनीज, और इधर हुइनसांग जो कि हर्षवर्धन के टाइम पर आया था, इसकी रचना थी CU की। और सुलेमान, अल इदरीसी और अल बरूनी जिसकी रचना तहकीक ए हिंद, और ये महमूद गजनबी के साथ में आया था इंडिया में। हमने साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों को समझ लिया है, और इनके बारे में आगे डिटेल से जो क्लासेस आएंगी उनमें समझेंगे। अब इस टॉपिक के अगले पॉइंट्स को समझते हैं। अब ये जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं, इनका महत्व क्या है? तो जानकारी की प्रचुर स्रोत हैं ये। धर्म और दर्शन की जानकारी यहाँ से मिलती है। भाषा और लिपि के विकास को समझने में ये जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं वो सहायक हैं, कि उस समय कौन सी भाषा लिखी जाती थी, किस लिपि का प्रयोग होता था, इसके बारे में हमें साहित्यिक स्रोतों से जानकारियाँ मिलती हैं। साहित्यिक स्रोत की सीमाएं हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पर ये पहले से लिखा हुआ है, मैं इसको हटाता हूँ पहले। तो साहित्यिक स्रोतों की सीमाएं क्या हैं? देखिए, तो यहाँ पर तिथि क्रम का अभाव था। किसका अभाव है? तिथि क्रम का अभाव मिलता है। कई सारी ऐसी रचनाएं होती हैं जिसमें तिथियां नहीं लिखी जाती, डेट नहीं लिखी जाती, हम ये पता ही नहीं कर सकते कि वो किस समय की बात कर रहा है, किस कालखंड की बात कर रहे हैं। कुछ रचनाएं पूर्वाग्रह युक्त होती थीं, उन पे हम विश्वास नहीं कर सकते। साथ ही कुछ रचनाओं में अतिशयोक्तिपूर्ण, मतलब बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें की जाती थी, जो कि सत्य नहीं मानी जा सकती। कुछ घटनाओं को लिखा ही नहीं गया। अब ऐसी कई सारी घटनाएं हुई होंगी जिनको लिखा ही नहीं गया। अब इनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलेगी? एक तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर बहुत बड़ा चढ़ा के बात कर दी, कुछ घटनाओं को लिखा ही नहीं है, और कुछ पूर्वाग्रह युक्त हैं, तिथि वगैरह पता नहीं है। तो इनकी जानकारी हमें देंगे ये पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, हमने इतिहास जानने के दो स्रोत देखे थे, एक था साहित्यिक, दूसरा है पुरातात्विक। तो पुरातात्विक स्रोत क्यों जरूरी हैं? इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये सारी कमियां हैं साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत। तो पुरातात्विक स्रोत हमें वो जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कि उस समय के सिक्के, अभिलेख, मृदभांड, मतलब जो बर्तन यूज करते थे उस समय के लोग, उस समय के भवन, स्मारक, मूर्तियां, ये सभी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे समझिए अब इतिहास का वर्गीकरण। हमने इतिहास के स्रोत समझ लिए, मतलब इतिहास का अगर लेखन होगा तो कैसे होता है, कैसे पता करेंगे हम कि उस समय किन चीज़ों क्या क्या चीज़ें चल रही थी। ठीक है, तो ये सब हमने समझ लिया। अब हम इतिहास का वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण किस आधार पर कर रहे हैं?
काल विभाजन किस आधार पर कर रहे हैं हम, तो वो है लेखन प्रणाली और लिपि के विकास के आधार पर। तो इतिहास को हमने यहाँ पर 3 कालखंडों में विभाजित किया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, बात करें हम प्रागैतिहासिक काल की, तो यहाँ पर समझिए आप, प्रागैतिहासिक काल में जो मानव था, मानव शिकारी जीवन जी रहा था। कैसा जीवन जी रहा था? शिकारी जीवन जी रहा था। खाना पीना कैसे खाता था? शिकार करता था जानवरों का, पत्थरों के द्वारा। किसके द्वारा? पत्थरों के द्वारा शिकार करता था, खाता था और आगे बढ़ लेता था जहाँ उसके लिए उसकी भोजन पानी की व्यवस्था हो सके। मतलब खानाबदोश जीवन जी रहा था। कैसा जीवन जी रहा था? खानाबदोश जीवन जी रहा था। लिपि, यहाँ पर समझिए, लिपि और लेखन प्रणाली का यहाँ पर अभी आविर्भाव नहीं हुआ था, इसका अभाव था यहाँ पर, इसलिए इसको प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। इसको हम 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन तीनों के बारे में आगे हम समझ लेंगे। दूसरा है इतिहास के वर्गीकरण में आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें क्या है? यहाँ पर लिपि तो थी किंतु वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हम नहीं जानते। जिस दिन ये लिपि पढ़ जाएगी उस दिन हड़प्पा सभ्यता के जो अनसुलझे रहस्य हैं वो भी खुल जाएंगे। तो ऐतिहासिक काल, अब तीसरा ये है ऐतिहासिक काल। यहाँ पर लिपि और लेखन प्रणाली का पूर्ण विकास हो चुका था। ठीक है, लिपि और लेखन प्रणाली का यहाँ पूर्ण विकास हो चुका था। कौन कौन से कालखंड यहाँ पर आते हैं? वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध काल, जैन काल, ये सब इसके बाद आने लगे। यहाँ पर लिपि का विकास हो चुका था, बाकायदा ग्रंथों का लेखन किया जाने लगा। कई किताबों में आपने देखा होगा कि वैदिक काल जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल कर दिया जाता है। जिसके क्या कारण हैं? कारण ये हैं कि हमारे वैदिक काल में जो वेद पुराण जो श्रुतियाँ थीं उसको मौखिक परंपरा के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र किया जाता था। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसको किसी वेद का ज्ञान है, ठीक है, किसी वेद का ज्ञान है, लेकिन लेखन प्रणाली नहीं है, तो इसने क्या किया? मुंह के द्वारा बोलकर किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब उस समय लोगों की इतनी मेंटल कैपेसिटी थी कि पूरा का पूरा ग्रंथ याद कर लेते थे। मतलब ये ताज्जुब वाली बात है। तो यहाँ पर इसलिए आपको वैदिक काल जो है कई कबार आद्य ऐतिहासिक काल में मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि वैदिक काल पहले जो शुरुआत का चरण था उसमें लेखन प्रणाली नहीं थी, मौखिक परंपरा के द्वारा ही जो साहित्य था वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन बाद में इन चीज़ों को लिखा गया है। चलिए अब हम आगे इनका कैटेगराइजेशन पढ़ लेते हैं प्रागैतिहासिक काल का। अब देखिए यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल सबसे पहले समझते हैं। इसे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पुरापाषाण काल, फिर अगला कौन सा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। ठीक है, पहला कौन सा है? पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की जो शुरुआत होती है आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व। अब यहाँ पर आरंभ का मतलब क्या है? तो आरंभ का मतलब समझिए, इंडिया में जो है 5 लाख वर्ष पूर्व, 5 लाख वर्ष पूर्व मानव का आविर्भाव हुआ था। मानव की उपस्थिति इंडिया में 5 लाख साल पहले हुई है। तब से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को हम पुरापाषाण काल कहते हैं। अब यहाँ पर इस बात को आप बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो फिक्स नहीं होती कि आज पुरापाषाण काल खत्म हो रहा है तो कल से मध्य पाषाण काल लग गया होगा। ऐसा नहीं था। ठीक है, ये हमने डिवाइड किसके आधार पर किए हैं कि कुछ ट्रेंड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ ट्रेंड चल रहे थे, वो उनमें बदलाव आने लगा, उनमें बदलाव आया, और जब बदलाव आया तो यहाँ जाकर जब फाइनली वो चेंज हो गई ये बातें, तो उसको दूसरे कालखंड के अंतर्गत हमने रख दिया। ऐसे ही इसमें जब चेंज आए मध्य पाषाण काल में, तो हमने नवपाषाण काल एक नया बनाया। ठीक है, तो ये इतिहासकारों ने अपनी सुविधा के अनुसार इसको विभाजित कर लिया है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में।
अब आगे समझिए पुरा पाषाण काल जो है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, जिसको ये ईसवी और ईसा पूर्व समझ नहीं आ रहा है वो ज़रा समझने का यहाँ पर प्रयास करें। थोड़ा सा बस समय लगेगा, आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ईसा मसीह का जन्म होता है, कब होता है? 1 तारीख पहला महीना सन 1, ठीक है। इस समय ईसा का जन्म होता है। ओके, इसके बाद हम समझते हैं आज क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है। तो ईसा का जन्म आज से 2025 साल पहले हुआ था, ठीक है। ईसा के जन्म से पहले हम जो भी वर्ष होंगे उनको हम ईसा पूर्व लिखेंगे। ई पू, इसको शॉर्ट में लिख दिया है ई पू। ओके, ईसा पूर्व। जैसे मान लीजिए, जैसे ईसा का जन्म कब हुआ, सॉरी बौद्ध भगवान का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। तो यहाँ क्या, इसका मतलब क्या हुआ? ईसा के जन्म से 563 वर्ष पूर्व बौद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। ईसवी की अगर हम बात करें, जैसे कि 100 ईसवी कहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ईसा के जन्म के 100वां साल, ठीक है, 100वां साल। ईसा के जन्म के बाद में जो 100वां साल होगा उसको हम कहेंगे 100 ईसवी, ठीक। जैसे कि 1947, इसको क्या कहेंगे? ईसा पूर्व ईसवी, इसको कहेंगे ईसवी। अब मुझे लगता है कि आपको ये ईसवी और ईसा पूर्व समझ में आ गया होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं ईसा पूर्व को बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और ईसवी को कहते हैं एडी, एनो डोमिनी, ठीक है। एडी या बीसी ये दोनों कहीं जगह लिखे रहते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान में रखना। क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये 35 मिनट या 40 मिनट के अंतर्गत कंप्लीट हो जाएगी। तो पुरा पाषाण काल सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल को समझेंगे। पुरा पाषाण काल जो है आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का टाइम पीरियड इसका है। अब यहाँ पर पुरा पाषाण काल में जो मानव था वो कैसा जीवन जी रहा था? तो मानव जो है शिकारी जीवन जी रहा है। यहाँ पर खाना पीना खाता है, बस उसका यही काम है, खाना खाना है और सो जाना है, ठीक है। इधर उधर घूमना है, बस यही काम है उसका, और कोई काम नहीं था उस टाइम। तो शिकारी जीवन जी रहा है, शिकार करता है किसके द्वारा? पत्थरों के द्वारा। पत्थर के औजार उसने बना रखे हैं। गुफा में रहता है, अस्थायी झोपड़ियाँ हैं उनमें निवास करता है। और गुफाई कोई ऐसी नहीं थी कि उसने खुद निर्माण किया हो उनका। वहाँ पर जैसे कि कोई ये पहाड़ है, पहाड़ के बीच में इस तरीके से यहाँ पर कुछ बना हुआ है, तो इसके अंदर रहने लगा, जैसे कि बारिश वगैरह इस सबसे बचा जा सके, तो यहाँ पर रह लेता था वो। इसी कालखंड के अंतर्गत वो अग्नि से परिचित हो चुका था। वो जान चुका था कि पत्थरों से पत्थर को टकरा के आग जला सकते हैं, लेकिन उसे उसका उपयोग नहीं पता था कि आग का यूज कहाँ करेंगे हम। उसे नहीं पता था कि हम आग से भोजन को पका खा सकते हैं। इंसान को ये चीज़ पता नहीं थी पुरा पाषाण काल के अंतर्गत। ये चीज़ पता चलती है उसको नव पाषाण काल में, ठीक है। यहाँ पर कुछ पुरा पाषाण काल से संबंधित कुछ स्थान हैं इंडिया के अंतर्गत, जैसे कि सोहन घाटी और बेलन घाटी ये यूपी में पड़ती हैं। नर्मदा घाटी और भीमबेटका ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत पड़ते हैं। भीमबेटका जो है प्राचीनतम चित्र मिलते हैं यहाँ पर इंडिया के, और ये पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन तीनों कालों के चित्र यहाँ पर भीमबेटका में आपको देखने को मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक जगह है रायगढ़, और आंध्र प्रदेश में है कुंडू। ये भी पुरा पाषाण काल से संबंधित स्थान हैं। अब यहाँ पर पुरा पाषाण काल के भी 3 कैटेगरी हमने डिवाइड की है। ये किस आधार पर किया है? पत्थर के औजारों की प्रकृति के आधार पर हमने पुरा पाषाण काल के भी 3 कैटेगरी की हैं, जैसे कि निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ओके, तो निम्न पुरा पाषाण काल जो है आरंभ से 50,000 ईसा पूर्व। मध्य पुरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो ये आरंभ 50,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के बीच का मध्य पाषाण काल का टाइम है, ठीक है। उच्च पुरा पाषाण काल जो है वो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का समय है। इसके बाद मध्य पाषाण काल लग जाता है, ठीक। अब यहाँ समझिए, निम्न पुरा पाषाण काल, इसके अंतर्गत पत्थर के जो औजार जो मानव यूज करता था वो बटिकास्म, जिसे हम कहते हैं पेबल। क्या कहते हैं? पेबल वो होते हैं
जो नदियों के अंतर्गत जो पत्थर होते हैं वो बहते बहते घिस घिस के वो बहुत चिकने हो जाते हैं। तो उन चिकने पत्थरों को ये एक धार बनाकर उसको औजार के रूप में यूज करता था मानव, उस पत्थर से अपना शिकार करता था। यहाँ पर ये मुख्यतः क्वार्टजाइट पत्थर का यूज करते थे। जब हम पुरा पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो जैस्पर एवं चर्ट इन पत्थरों का उपयोग बढ़ चुका था और यहाँ पर फलक उपकरण की प्रधानता देखने को मिलती है। इसी संबंध में एक पुरातत्वविद हुए हैं HD सांकलिया। कौन है? HD सांकलिया। ये HD आप हिंदी में लिखना, अगर कहीं लिखना हो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर, HD सांकलिया। इन्होंने इसे फलक संस्कृति का नाम दिया। मध्य पुरा पाषाण काल को इन्होंने क्या कहा? फलक संस्कृति, क्योंकि यहाँ पर फलक उपकरण ज़्यादा थे। यहाँ प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो देखिए, नेवासा महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। प्रवरा नदी घाटी जो कि मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका, ये भी मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित एक स्थान है। ठीक है, अब यहाँ समझिए उच्च पुरा पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड कितना है? 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इसमें आकार में छोटे एवं सुडौल पत्थरों का निर्माण किया जाने लगा। यहाँ इन दोनों में बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ करते थे ये शिकार के लिए, और पत्थर जो थे वो टेढ़े मेढ़े होते थे, कोई उनका आकार नहीं होता था निश्चित। तो यहाँ पर ये आकार देने लगे थोड़ा बहुत। और इसी कालखंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है, होमोसेपियंस का उद्भव। अब होमोसेपियंस पिछले अपनी पीढ़ियों से ज़्यादा बुद्धिमान था। ठीक है, इसे बुद्धिमान मानव की भी संज्ञा दी जाती है। तो होमोसेपियंस का उद्भव हुआ। अब धीरे धीरे ये क्या करेगा? अन्य चीज़ें भी अपनाएगा। मध्य पाषाण काल की ओर चलते हैं हम। तो मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। कितना है? 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व का टाइम है मध्य पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल में क्या ट्रेंड्स थे? जैसे कि पुरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया जा रहा था। अब यहाँ पर मानव छोटे छोटे पत्थरों का यूज़ करने लगा। उसने कहा कि हम बड़े पत्थरों का यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है इसमें। छोटे पत्थर का यूज़ करेंगे, आराम से शिकार हो जाएगा और हमारी एनर्जी भी कम ख़त्म होगी। तो इसको क्या कहा गया? माइक्रोलिथ्स कहते हैं। अब जब छोटे पत्थरों से छोटे जो औजार थे वो बनने लगे, तो छोटे जो पशु पक्षी थे उनका भी शिकार किया जाने लगा। और यहाँ पर मानव ने मछली पकड़ना शुरू कर दिया था। क्या कर दिया था? मछली पकड़ना शुरू कर दिया था। एक और चीज़ यहाँ पर हुई, प्रक्षेपास्त्र तकनीक। मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हम कर रहे हैं तीर कमान की बात। यहाँ पर तीर कमान भी चलाने लगा था। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट घटना जो हुई है हमारे इसमें मध्य पाषाण काल के अंतर्गत, वो है कि मानव ने पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। पशुपालन की शुरुआत कर देता है, और सबसे पहला जो पशु था कौन था? कुत्ता, जिसको मानव ने पालतू बनाया। तो कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया। कुत्ते को क्यों पालतू बनाया गया होगा? क्योंकि कुत्ता जो है, अभी आप देखते ही हैं कि कितना वफादार होता है। उस समय मानव ने हड्डी डाल दी होगी, ऐसे फेंक दी, कुत्ते ने खा लिया। कुत्ते ने समझा कि ये तो अपना ही बंदा लग रहा है, इसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, तो कुत्ता उसके साथ में रहने लगा। आपने देखा हो कई बार हम कुत्ते को रोटी डाल देते हैं तो फिर वो हमारे साथ ही लग जाता है, और धीरे धीरे ऐसे करते रहो तो वो फिर साथ में ही रहने लगता है। गाँव में मैंने कई बार देखा ये चीज़ें। तो देखिए, कुत्ता जो है मनुष्य के साथ रहने लगा, उसके साथ शिकार में उसकी सहायता करने लगा, और रात में सोते वक्त या उसकी कभी वो कोई उस पर अटैक कर रहा है तो उसकी सिक्योरिटी करने लगा। तो यहाँ पर कुत्ता जो है उसके सहयोगी के रूप में यहाँ पर साथ में रहता था। ठीक है, तो पहला जानवर जो था वो कुत्ता था। अब इसके पहले सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं पशुपालन के? तो वो है आदमगढ़ मध्य प्रदेश, जो कि होशंगाबाद के अंतर्गत, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में आता है आदमगढ़। और राजस्थान के भीलवाड़ा के अंतर्गत एक जगह आती है बागौर और आदमगढ़। ये दो स्थान हैं जहां पर पशुपालन की शुरुआत के प्रारंभिक साक्ष्य देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर एक और घटना हुई, मानव द्वारा युद्ध एवं आक्रमण का आरंभ होने लगा था, जिसके सबसे प्रमुख सर्वप्रथम साक्ष्य हमें मिलता है सराय नाहर उत्तर प्रदेश से, जो कि ये आपका रीजन है प्रतापगढ़ वाला। कौन सा रीजन है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अंतर्गत आपको सराय नाहर राय मिलेगा। यहीं पर
मानव द्वारा आक्रमण के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। अब यहाँ समझिए, मध्य पाषाण काल में सबसे इंपॉर्टेंट घटना क्या हुई थी? पशुपालन की शुरुआत। ठीक है, ये आपको याद में रखना है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन। कुछ शैल चित्र हैं जो इस कालखंड से संबंधित हैं, वो भीमबेटका में भी मिलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। मुरहना पहाड़ है उत्तर प्रदेश में, मुरैना की बात नहीं कर रहे हम, मुरहना पहाड़ उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर अन्य मध्य पाषाणकालीन स्थलों की अगर हम बात करें तो गंगा घाटी में आप देखिए, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था सराय नाहर राय, जहाँ पर आपको युद्ध एवं आक्रमण के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं, और ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़ के अंतर्गत। महादहा, यहाँ पर हड्डियों के आभूषण आपको देखने को मिलेंगे। और युग्मित शवाधान, मतलब एक कब्र के अंदर कई सारे लोगों को दफन किया गया है, ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। गंगा घाटी में एक और मध्य पाषाणकालीन स्थल है जिसे हम कहते हैं दमदमा। क्या कहते हैं? दमदमा। दमादम मस्त कलंडर नहीं, दमदमा नहीं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो दमदमा को दमादम बोलते हैं। नवपाषाण काल, आगे समझिए। नवपाषाण काल 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व का ये टाइम पीरियड है। अब यहाँ देखिए, आपने ऊपर देखा होगा, मैं कई जगह यहाँ पर टाइम पीरियड बता रहा हूँ, तो ये फिक्स नहीं है, मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ। कई सारे इतिहासकार इसको 6000 की जगह 5500 भी मानते हैं, कई सारे 5800 भी मानते हैं, तो ये फिक्स नहीं है। ठीक है, प्रत्येक किताब में आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। नवपाषाण काल में सबसे इम्पोर्टेंट जो घटना हुई है वो है कृषि का आरंभ। और इसने, कृषि ने जो परिवर्तन किया वो शायद किसी और कालखंड में नहीं हुआ था। कृषि ने व्यापक परिवर्तन किए मानव जीवन के अंतर्गत। देखिए कृषि कैसे आगे रोल निभाती है। तो कृषि का, पहले मानव क्या करता था? पहले शिकार करता था, अपना पेट भरता था और किसी दूसरी जगह चला जाता था, फिर वहाँ शिकार करता था और किसी दूसरी जगह निकल लेता था। मतलब खानाबदोश जीवन जी रहा था, क्योंकि उसके पास खाने पीने के लिए और कोई साधन नहीं था। धीरे धीरे उसने कृषि को सीखा, बीज बोना सीख गया, तो क्या हुआ? खेती होने लगी। खेती हुई तो प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, और उस प्रोडक्शन को क्या करेगा? वो स्टोर करेगा, और स्टोर करने के लिए उसने बर्तन वगैरह बनाए। ठीक है, उनमें स्टोर किया। अब जो मानव है वो एक जगह रह सकता है, क्योंकि उसके पास में खाने पीने के लिए चीज़ें हैं। तो जब एक जगह रह सकता है तो स्थायी ग्रामों का, मतलब गांव का डेवलपमेंट हुआ, गांव बनने लगे। ठीक है, कबीले बनने लगे। साथ ही यहाँ पर और क्या हुआ? अग्नि का उपयोग शुरू हो चुका था। वो जो खाना था अपना पकाकर खाने लगा। धातु का उपयोग शुरू हो गया। और सबसे पहले उसने कौन सी धातु यूज करी? तांबा। कौन सी यूज करी थी? तांबा। पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी मध्य पाषाण काल के अंतर्गत, हमने इसको समझा था। अब यहाँ पर एक और चीज हुई, पत्थर के घिसे हुए और चिकने औजारों का प्रयोग होने लगा था। पहले जो औजार बनते थे बहुत टेढ़े मेढ़े इस तरीके के बनते थे। अब क्या कर रहे हैं? बहुत ही शार्प जो औजार हैं, चिकने बन रहे हैं औजार। ठीक है, जिसे पकड़ने में भी, देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके के औजार बनने लगे थे। पहिए का आविष्कार यहाँ हो गया था। तो नवपाषाण काल में कृषि ने जो चेंजेस किया वो बहुत व्यापक था, इसीलिए इसको नवपाषाण काल को हम क्रांति का काल भी कहते हैं। यहाँ में नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, क्रांति का काल। सॉरी, मुझे ये बताइए, आप लोग लिख रहे हैं या फिर इसको केवल देख रहे हैं? अगर आप लिख नहीं रहे तो मुझे कमेंट में ये बता देना कि सर मेरे पास नोट्स नहीं है, मुझे इस क्लास के नोट्स भी प्रोवाइड करा दीजिए। लेकिन मेरा आपको यही सजेशन है कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊँ वो आप नोट डाउन भी करते जाइए, जिससे कि हम जब नोट डाउन करते हैं तो जब हमारी भूलने की अवस्था आती है कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद, तब हम उसको किताब को उठा के देख सकते हैं, वीडियो को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, या फिर आप नहीं बनाना चाहते नोट्स अपने, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको भेजूंगा। ओके, अब समझिए, कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य जो है कहाँ मिला था इंडिया में? तो मेहरगढ़ एक जगह पड़ती है पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले रीजन में। यहाँ पर जौ और गेहूँ इसके साक्ष्य मिलते हैं।
हालांकि बाद के काल में यहाँ पर अंगूर और कपास की खेती के भी प्रमाण मिलते हैं मेहरगढ़ के अंतर्गत। अब यहाँ पर कपास उत्पादन के भी प्रमाण मिल रहे हैं, तो कपास उत्पादन के विश्व के प्राचीनतम साक्ष्य आपको कहाँ मिलेंगे? मेहरगढ़ में। अगर प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है तो आप मेहरगढ़ को टिक कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कोल्डी हवा यूपी से मिला है। ठीक, अब आगे नवपाषाणकालीन स्थल जो हैं उनके बारे में समझ लीजिए। प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल, इसमें आपका पहला है मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हमने देखा था कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिल रहा है। कौन कौन से साक्ष्य मिल रहे हैं? जौ के और गेहूं के साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिले। कपास उत्पादन हो रहा है। भारत में स्थायी निवास का प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से मिलता है। इस बात को आप नोट कर लेना, पिछले पेज पे मैंने आपको नहीं बताया था। दूसरा एक स्थान है कश्मीर के अंतर्गत बुरजहोम। बुरजहोम जो है कश्मीर के अंतर्गत आता है। अब कश्मीर में ये जो बुरजहोम है, यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ? एक तो गर्तवास। गर्तवास क्या है? तो ये जो आप देख रहे हो इमेज, इसमें क्या है? आपको कई सारे गेट दिख रहे हैं। तो ये क्या करते थे? पहाड़ी के पास में ही इस तरीके से ये गुफा बनाते थे। ठीक है, इस तरीके से गुफा बनाते थे, गड्ढे के अंदर गुफा बनाते थे, उसमें ये रहते थे। तो इसको हमने कहा गर्तवास। और इस गड्ढे में इनके यूज़ होने वाले मृदभांड और कई सारी चीज़ें भी प्राप्त हुई। मालिक के साथ में इसी जगह बुरजहोम पर ही कुत्ते को साथ में दफनाए जाने का साक्ष्य भी यहाँ पर मिलता है, और ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसलिए याद रखें इसको। दूसरा है कश्मीर में एक और स्थान है गुफक कराल। गुफक कराल में भी गर्तवास पाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो गर्तवास मिले हैं उनमें मृदभांड नहीं थे। आगे है चिरांद, जो कि बिहार के अंतर्गत आता है। इसे भी हम आगे समझेंगे, उससे पहले समझिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा है या नहीं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, दिखाई दे रहा है। अगर नहीं दिखाई दिया कोई भी पॉइंट तो मुझे आप मैसेज कर दें, मैं बता दूंगा। कोल्डी हवा। कोल्डी हवा ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, मिर्जापुर वाले रीजन में। तो यहाँ पर आपको धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ देखने को मिलते हैं? कोल्डी हवा के अंतर्गत धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यूपी में ही एक और जगह है चौपानी मंडो। चौपानी मंडो में चाक से निर्मित मृदभांड आपको देखने को मिलेंगे। महागरा, महागरा है आगरा नहीं, यूपी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर गौशाला के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बिहार के अंतर्गत एक जगह है चिरांद। चिरांद में हिरण के सींग के औजार मनुष्य ने जो यूज किए थे वो हमें प्राप्त हुए। ये नवपाषाणकालीन स्थल हैं, इनको ध्यान में रखना। दक्षिण भारत के अंतर्गत नवपाषाणकालीन स्थलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आप ब्रह्मगिरी, मास्की, हल्लूर, संगनकल्लू और पिकलीहल। तो ब्रह्मगिरी से हमें रागी की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। रागी की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ब्रह्मगिरी से। और संगनकल्लू से राख के टीले मिलते हैं। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि दक्षिण भारत से प्राप्त फसल पहली कौन सी थी और दूसरी कौन सी थी, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो पहली फसल थी आपकी रागी और दूसरी थी कुल्थी। ठीक है, तो रागी और कुल्थी में कन्फ्यूजन मत होना। रागी पहली फसल थी जो कि दक्षिण भारत से प्राप्त हुई, कुल्थी दूसरी फसल थी। दक्षिण भारत से चावल, गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। कुछ पाषाणकालीन औजार हैं, उन्हें आप यहाँ पर देख लीजिए। वैसे ये एग्जाम में इतना फोटो वगैरह देखे आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ये लोअर पैलियोलिथिक के हैं, जैसे कि ये चॉपर है। चॉपर जो कि पेबल से आपको दिख रहा होगा, जो पेबल मैंने बताया था उससे बना हुआ आपको दिखाई देगा। बाईफेस हैंड एक्स ये है। और नाइफ तो खैर नहीं लग रहा, लेकिन नाइफ का काम इससे लिया जाता होगा। और ये स्क्रैपर है। और हार्पून, ये शायद मुझे हड्डी का औजार लग रहा है। और ये जेवलिन है, जो कि ऐसा वीपन है जो फेंक के किसी जानवर का शिकार करते थे। ठीक है, यहाँ पर कुछ और टूल्स हैं, जैसे कि चॉपर इसे कहते हैं, हैंडेक्स, क्लीवर। तो ये पाषाण काल के औजार हैं। पाषाण काल मतलब हम तीनों काल की बात कर रहे हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हमने 3 काल को पढ़ लिया,
पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में आपने जाना कि मानव ने कृषि करना सीख लिया था, इसलिए कृषि के बाद कई सारे ऐसे परिवर्तन हुए जिसलिए उसे क्रांति का काल भी कहा जाता है। यहाँ अब हम समझेंगे ताम्रपाषाण काल। 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच का इसका टाइम है। अब यहाँ समझिए, नवपाषाण युग का अंत हो रहा था, मतलब अपने लास्ट फेज में वो चल रहा था और कई ट्रेंड चेंज हो रहे थे। उसमें से एक ट्रेंड ये था कि अब मानव जो है धातुओं का इस्तेमाल करना लगा था। तो धातु में सबसे पहले मानव ने किस चीज़ का यूज़ किया? वो किया था तांबे का। तो तांबे का सबसे पहले यूज़ किया था मानव ने, और कई संस्कृतियां ऐसी थीं, नवपाषाण काल के लास्ट फेज की बात कर रहे हैं हम, जो कि पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ यूज़ कर रही थी। अब जो संस्कृतियां पत्थर और तांबे दोनों को साथ साथ यूज़ कर रही हैं उसे हम ताम्रपाषाण संस्कृति का नाम दे देते हैं। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका टाइम पीरियड आप पहले देखिए, 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास का है। अब यहाँ आपको समझना यह है कि ये जो तकनीकी दृष्टि से तो हड़प्पा सभ्यता से पहले की होनी चाहिए, लेकिन कालक्रम के अनुसार अगर इसे देखें तो ये बाद में आती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर यूपी में ताम्र भंडार का प्रथम साक्ष्य मिला था 1822 में बिठूर में, और ताम्र संचय का सबसे बड़ा भंडार जो मिला है अब तक ताम्रपाषाण कालीन स्थलों में, वो गुंगेरिया मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहाँ से मिला है। तो गुंगेरिया जगह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, जहाँ पर ताम्र संचय का सबसे बड़ा भंडार आपको देखने को मिलेगा। ताम्रपाषाण काल की कुछ और बातें हैं, जैसे कि लोग झोंपड़ी नुमा घर में रहते थे, पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, कृषि एवं पशुपालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय था, शिल्प एवं कढ़ाई बुनाई का ज्ञान इनको था। कुछ स्थान हैं जो कि ताम्रपाषाण काल से संबंधित हैं, उनके बारे में समझिए। जैसे कि पहला है आहार। आहार या फिर इसको हम बनास संस्कृति भी कहते हैं, ये राजस्थान के अंतर्गत आती है। यहाँ के बारे में विशेषता ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे अपनी तांबे की ज़रूरतों को आहार से आयात करके पूरा करते थे। मतलब आहार जो है तांबे का निर्यात हड़प्पा सभ्यता को करता था। यहाँ पर एक जगह है गिलुंद। गिलुंद में आपको अग्निकुंड के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में ही एक और जगह है कैथा संस्कृति, जिसको कहते हैं हम, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश में ही एक और है मालवा संस्कृति, जो कि अपने उत्कृष्ट मृदभांडों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रमुख स्थलों की अगर हम बात करें तो मालवा में नवदा टोली है, एरड़ है, कैथा है, तो ये मालवा संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। एक है सबसे इम्पोर्टेंट जोरवे संस्कृति, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप पूर्ण समाधान और कलश समाधान को देखेंगे। मतलब कलश में लोगों के शव को समाधान के रूप में रखा जाता था। प्रमुख स्थल इसके हैं जोरवे, यहाँ से आप टोंटीदार या तांबे के बर्तन प्राप्त हुए थे यहाँ पर। और दैमाबाद इस संस्कृति का, मतलब जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है दैमाबाद। नेवासा पटसन के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। इनाम गांव जो है इस संस्कृति के अंतर्गत, वहाँ से खाई से घिरी हुई किलाबंद बस्ती का साक्ष्य मिला है और कई अनेक कब्रें भी प्राप्त हुई हैं, जिसकी विशेषता ये है कि जो वयस्क व्यक्ति मर गया, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई, उसके पैर का निचला हिस्सा काट कर ये दफनाते थे। अब ऐसा क्यों करते थे? हो सकता है ये भूत प्रेत में विश्वास करते हों और जिस वजह से ये उसके पैर का निचला हिस्सा दफना देते हों कि कहीं ये भूत ना बन जाए बाद में। ठीक है, और यहाँ पर एक और विशेषता ये थी कि जो भी व्यक्ति को ये दफना रहे हैं उसके सिर को उत्तर की दिशा में रखते थे। किस दिशा में रखते थे? उत्तर की दिशा में। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत एक बात यहाँ पर और समझ लीजिए कि यहाँ पर बच्चों के शवों की अधिकता देखने को मिलती है। जो घर होते थे उसके नीचे कई सारे बच्चों की कब्रें देखने को मिली हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर शिशु मृत्यु दर ज़्यादा रही होगी।
अब हम आगे समझते हैं महापाषाण काल के अंतर्गत। तो महापाषाण संस्कृति जो है मुख्यतः दक्षिण भारत से संबंधित है, जिसका टाइम पीरियड है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक। महापाषाण जिसे हम मेगालिथ कहते हैं, मेगालिथ मानव के समाधि स्थल हैं। क्या है? समाधि स्थल हैं। इसमें होता क्या है कि जो शव है मनुष्य का, उसको जमीन के अंदर दफन करके उसके ऊपर उस स्थान पर पत्थरों से उसको ढक दिया जाता था। इसे ही हम कहते हैं महापाषाण। तो ये इस तरीके की संरचनाएं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। प्रमुख स्थान हैं ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू और पिकलीहर। ठीक है, तो इसे हम महापाषाण की संज्ञा देते हैं। कुछ नामों से पुकारा जाता है इन जो कब्रों को। तो यहाँ पर कुछ नाम हैं, जैसे कि सिस्ट। सिस्ट किसे कहते हैं? तो जमीन के नीचे जो आयताकार कब्र है उसे हम सिस्ट कहते हैं। पिट सर्किल किसे कहते हैं? कब्र के चारों ओर पत्थरों की गोलाकार जो संरचना है उसको हम पिट सर्किल बोलते हैं। और कब्र का निर्माण अगर जमीन से ऊपर किया जाता है तो उसको हम डोलमन कहते हैं। मैनहिर कब्र किसे कहा जाता है? तो जो कब्र जैसे कोई बनी है और उसके ऊपर सीधा खड़ा हुआ एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया जाता है तो उसे मैनहिर कब्र कहा जाता है। अब यहाँ पर कृषि के उपकरण की तुलना में यहाँ पर युद्ध के उपकरण अधिक मिले हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कृषि की गतिविधियाँ कम थीं जबकि युद्ध वगैरह ज़्यादा होते थे। अब हम इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ सवालों को कर लेते हैं। तो चलिए, पहला है, किस संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहा जाता है? तो किस संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है? पहला ऑप्शन है निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति, मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति, उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति या फिर नव पुरापाषाणकालीन संस्कृति। तो यहाँ पर सही उत्तर है मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति, जिसे HD सांकलिया ने फलक संस्कृति का नाम दिया था। मैंने बताया था मध्य पुरापाषाण काल पर आते समय शिकारी संग्रहकर्ता लोग, मतलब जो प्राचीन लोग थे, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे? क्या कारण था? मनोरंजन के लिए जाते थे, नई बस्ती बसाने के लिए जाते थे, टैक्स से बचने के लिए जाते थे। ऐसे तो ऐसे ही गलत कर दो, भोजन और पानी की तलाश में जाते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ठीक है डी। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए, किस स्थान पर उत्तर की ओर सिर करके मृतकों को दफनाने की प्रथा थी? अभी आपको मैंने जब जोरवे संस्कृति पढ़ाई थी तब वहाँ पर आपने एक नाम देखा होगा, इनाम गांव। इनाम गांव में कहाँ पर? इनाम गांव महाराष्ट्र के अंतर्गत जोरवे संस्कृति का भाग है, जहाँ पर उत्तर की ओर सिर करके मृतकों को दफनाया जाता था, साथ ही उनके पैर का निचला हिस्सा काट दिया जाता था। बुर्ज होम में आपको गर्तवास देखने को मिले थे। मेहरगढ़ में कृषि का साक्ष्य मिला था। भीमबेटका के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा अभी। भीमबेटका एक क्या है? पुरापाषाणकालीन स्थल है, मध्य पाषाणकालीन स्थल है, नव पाषाणकालीन स्थल है या फिर महापाषाणकालीन स्थल है? तो इसका सही जवाब है पुरापाषाणकालीन स्थल है, क्योंकि भीमबेटका एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो शैल चित्र पाए गए हैं, मतलब जो चट्टानी संरचनाएं हैं, गुफाएं हैं, उनके अंतर्गत जो दीवारों पे चित्र बनाए गए हैं वो पुरापाषाण काल के भी हैं, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल, मतलब तीनों काल के यहाँ पर ये चित्र मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर सही ऑप्शन वही होगा जो सबसे पहले आया है। तो वो सबसे पहले कौन सा वाला होगा? पुरापाषाण काल वाला। तो इसलिए पहला यहाँ पर ठीक है। अब भीमबेटका के बारे में मैं कुछ अतिरिक्त जानकारी है वो भी आपको दिए देता हूँ। तो भीमबेटका के ये जो चित्र हैं, भीमबेटका के ये जो चित्र हैं वो करीब 30,000 साल पुराने हैं। कितने हैं? 30,000 साल पुराने हैं। और इन गुफाओं की खोज किसने की? जो गुफाएं हैं इनकी खोज किसने की? तो एक पुरातत्वविद हैं V.S. वाकड़कर। V.S. वाकड़कर इन्होंने 1957 से लेकर 1957 से 58 के बीच में इन गुफाओं की खोज की कि मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे गुफाएं हैं भीमबेटका के नाम से और यहाँ पर शैल चित्र पाए गए हैं। तो ये किसने खोज की? V.S. वाकड़कर ने। यहाँ पर चित्र कैसे हैं? चित्र हैं इसमें शिकार का दृश्य आपको देखने को मिलेगा, नृत्य करते हुए लोग हैं, जानवरों के चित्र हैं, ठीक है, शरीर की सजावट के चित्र आपको देखने को मिलेंगे,
हालांकि ये चित्र बाद के कालखंडों में भी बनाए गए, किंतु यहाँ पर पुरापाषाण काल के भी चित्र मिलते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर पुरापाषाणकालीन स्थल के रूप में भीमबेटका को नोटिफाई किया है। आशा करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। हमने यहाँ पर इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत से लेकर इतिहास क्या है उसे भी समझा, और हमने यहाँ पर ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल को समझते हुए कुछ 3-4 प्रश्नों को भी हल किया, और आशा करते हैं आपने वो प्रश्न हल किए होंगे क्योंकि आपको क्लास समझ में आई होगी। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अभी एक आपका टॉपिक बचा हुआ है जिसे हम कहेंगे, कभी हम बीच में करा देंगे, वो है आपका मानव का उद्भव। ठीक है, मानव का उद्भव कैसे हुआ, क्योंकि इसी टॉपिक का वो भाग है, हमने इसलिए यहाँ नहीं कराया क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। ये भी वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो चुकी है, इसलिए हम किसी अदर टॉपिक में इसको कवर करा देंगे अलग से। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।